फ्रेंड, मैं बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर ऑपरेशन टेक्निक या संक्रिया विज्ञान का चैप्टर पहला एलपीपी के मेथड बताया। उसके बाद में कन्वेक्स और कनकेव का थ्योरम और वो आपको पीडीएफ में भेजी। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसमें किस टाइप के एक क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें दिया कि निम्न समीकरण निकाय के सभी आधारी हल ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि वे सभी अनभ्रष्ट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स रूप में लिखना है। तो जैसे अपने क्रेमर नियम किया था तो उसी हिसाब से अपने को समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर तो 1 to 1 ये x1 x2 x3 के गुणांक, फिर 2 1 2 R2 में x1 x2 x3 के गुणांक, x1 x2 x3 दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वापस समीकरण आ जाएगी इक्वल टू 4 और 5। अब अपने को इसको लिखेंगे ax बराबर b, जहाँ a बराबर यह है। अब a के जो कोफिशिएंट है उसको अपने के जैसे c1 है उसको α1 मानेंगे, c2 है उसको α2 और c3 को α3, जहाँ α1 इक्वल टू 1 2, α2 इक्वल टू 2 1 एंड α3 इक्वल टू 1 5। अब a बराबर अपने पास 3 है, m बराबर 2 है। अब यहाँ पे ये 3 और 2 कहाँ से आया है, n बराबर 3 है और m बराबर 2 है। आपकी ये जो दे रखी है मैट्रिक्स ये कौन सी है, 2/3 है। तो m बराबर 2 और n बराबर 3, तो m/n होती है तो 2/3, तो इसका मतलब इसमें कितने हैं 6 कोफिशिएंट है। तो इसको में कितने आपके आधारी हल विद्यमान होंगे वो अपने को निकालने का तरीका है कि 3NCR या NCM। तो 3C2, तो 3C2 को अपने के NCR के फॉर्मूले से खोलेंगे तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 - 2, तो फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 3 को करेंगे 3 to 1 और ये, तो इसका मतलब इसके 3 आधारी हल विद्यमान होंगे। अब हमने मान लिया आधारी हल कौन कौन से है, या तो β1 β2 और β3। β1 का मतलब हो गया α1 α2 ले लो, β2 का मतलब α1 α3 ले लो और β3 का मतलब α2 और α3। कोई ज़रूरी नहीं है, आप आगे पीछे भी ले सकते हो। α1 α2 एक बना लिया, α2 α3 दूसरा बना लिया, तीसरा α3 α1 या α1 α3, ये तीन आधारी हल है। तो अब अपने पास β1 का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ β1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ β1 निकालेंगे तो 1 2 2 1। इसको अपने कौन सा ABCD को क्रेमर नियम से पढ़ा है आपने और सारणी का विस्तार भी पढ़ा है। तो 1 × 1 - 2 × 2 1 - 4 इक्वल टू -3 नॉट इक्वल टू 0। β2 का मान निकाल लिया, β3 का मान निकाल लिया। अब अपने को निकालना है XB इक्वल टू B इनवर्स B। अब इसमें XB इक्वल टू B का मान अपने पास सवाल में AX बराबर B माना है, B इनवर्स निकालना है। अब B इनवर्स का मतलब क्या होता है, आपको जॉब दे रखा है XB1, तो x1 x2 हो गया, XB1 इक्वल टू, तो B1 इनवर्स और B। अब B1 इनवर्स का मतलब B1 β1 अपने जो माना है उसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला एडजेसेंट है A बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो B1 का इनवर्स का मतलब एडजेसेंट ऑफ B1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ β1 का वैल्यू। अब इसका मान निकाल के और इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/3, 1 2 मैट्रिक्स में 1 - 2 और -2 -1 और B का मान ये है। तो आप इसका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा XB1 का मान 2 1 आ गया। इसी टाइप से XB2 का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा β2 इनवर्स B। अब β2 अपने पास है, β2 इनवर्स का मान निकाल के इसमें वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में आपको इसी प्रकार XB3 का मान निकालना है। अब ये जो सारे के सारे आधारी हल है वो अपने निम्न प्रकार होंगे। तो कौन कौन से होंगे, 2 1 0। अब 2 1 0 कैसे हुआ, क्योंकि आपने पहले XB1 निकाला है, XB1 निकाला है, तो XB1 का मान अपने पास आया है 2 1। तो अब यहाँ पे किसका है, ये x1 x2 का है। इसका मतलब आपके x1 का मान 2 है, x2 का मान 1 है और x3 का मान 0 है। सेकेंड अपने निकाला है x1 x3 का, तो x1 का मान 5 है, x2 का मान 0 है, x3 का मान -1 है। तीसरा अपने निकाला है XB3, उसमें मान आपने आया है 5 और -1, 5/3 और 2/3। इसका मतलब x1 0 है, x2 का मान आपका 5/3 और x3 का मान 2/3। अब किसी भी आधारी हल में एक से अधिक चर का मान 0 नहीं है, अतः ये सारे का सारे आधारी हल जो है अनअपभ्रष्ट है। अब इसका कहने का अर्थ क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये अनअपभ्रष्ट है। मतलब ये है कि आपने ये जो हल निकाले हैं आधारी हल, इसमें सब में एक एक शून्य आ रहा है। एक से अधिक शून्य होता तो ये अपभ्रष्ट नहीं होते। इसके कारण से ये, अब जिसे एग्जाम्पल दूसरा लिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण निकाय में फिजिबल सॉल्यूशन या सुसंगत आधारी हल x1 = 1, x2 = 0, x3 = 1 और z = 6 पर एक आधारी हल नहीं है।
और आपको दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 और 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू z। ये आपको मिनिमम दे रखा है। सबसे पहले अपने को दे रखा है यहाँ पे, उसको मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। मैट्रिक्स रूप में सरूपण करने के बाद इसमें कितना है, 3/4 है, तो 3/4 है तो अपने को इसको क्या लिखेंगे, α1 α2 α3 α4 इंटू x1 x2 x3 x और z और इक्वल टू 2 2 0। तो ax बराबर b हो गया। अब दिए गए सुसंगत हल में अपने को x1 बराबर 1 है, x2 बराबर 2 है, x3 बराबर 1 है और z बराबर 6 तीन चरों के अशून्य मान है, अतः उन पर एक आधारी हल हो सकता है यदि अशून्य चरों को संगत गुणांक सदिश α1 α3 और α4 li है। अब अपने पास जब 4 आ गए तो अपने को क्या करना है कि इनमें अपने को देखना है कौन सा li है कौन सा li नहीं है। तो हमने मान लिया सपोज α1 α3 α4 li है, तो इसके संगत λ1 λ2 λ3 संख्या हो तो अपने पढ़ाया कि li होने पर a1 x1 a2 x2 a3 an xn लास्ट वाला इक्वल टू 0। तो λ1 x1 प्लस λ2 α2 λ1 α1 प्लस λ2 α2 α3 प्लस λ3 α4 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 3 4 लिए अपने। तो अब यहाँ पे α1 α2 अल्फा मान निकालेंगे और इनको आप करेंगे तो आपकी λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 0, λ1 प्लस λ2 इक्वल टू आपके ये वैल्यू आ रही है, तो λ1 बटा -1 बराबर λ2 बटा -1। ये आपके फर्स्ट और सेकंड से आ रहा है। थर्ड से आपका आ रहा है 2λ1 प्लस 4λ2 माइनस λ3 इक्वल टू 0, तो λ1 बटा -1 और λ3 बटा 2। तो अब इनको करेंगे तो λ1 बटा -1 λ2 बटा 1 और λ3 बटा 2, इसको k मान लिया तो λ1 इक्वल टू -k λ2 इक्वल टू k और λ3 इक्वल टू 2k। ये समीकरण 3 में रखने पर सत्य है, अतः α1 α3 और α4 li नहीं है, हमने li माना था, अतः दिया गया सुसंगत का कोई भी आधारी हल नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप कोई सा भी लेके और इसको अपने प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये दे रखा है कि एलपीपी का इष्टतम हल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इनके बीएफएस का मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या सुसंगत आधारी हल में से ज्ञात कीजिए, जहाँ मैक्सिमम एफएक्स देख रखा है 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस 7x2 और आपको सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखा है 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 8 और x1 माइनस 2x2 प्लस 6x3 माइनस 7x4 इक्वल टू -3। तो अपने इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 3 -1 और 4 1 -2 6 और -1। अब x1 x2 x3 x4 बराबर और इसको रखेंगे तो मैट्रिक्स रूप में लिखा। अब ये आपके 2/4 है तो अपने इसमें मान लिया α1 α2 α3 α4 और ax बराबर b। तो α1 का मान आ गया अपने, α2 का मान C2 है और α3 का मान C3 है, α4 का मान C4 है और b का मान आपके पास 8 और -3 है। अर्थात चरों की संख्या 4 और समीकरणों की संख्या 2 है। तो वही m और n का मान है, तो इसमें 4C2 तो 4C2 का आपका आ जाएगा 4 × 3 बटा 2 × 1, तो आपके 12 12 बटा 2 कितना हो गया 6। तो 6 आधारी हल हो सकते हैं। अब 6 आधारी हल में इसमें अपने को कितना लेना है, α1 से लेकर 4 तक है। तो पहले ले लिया α1 α2 फिर α2 α3 फिर α3 α4, इस हिसाब से अपने। तो हमने अभी α3 α4 फिर आप देखो α1 α2 α1 α3 α1 α4 फिर α2 α3 α2 α4 α3 α4, तो ये 6 आधारी हल हो गए। अब β1 सारणी का मान, β2 सारणी का, β3 β4 β5 β6 माना और वही वापस x b इक्वल टू b इनवर्स b। तो x b1 निकालेंगे तो b1 इनवर्स b का मान वही b इनवर्स का निकाल के x b2 x b3 x b4 x b5 और x b6 निकाल के इन्वर्स निकाल के इसको, तो उपरोक्त 6 आधारी हल में से x b1 और x b5 नहीं है क्योंकि इसमें ऋणात्मक प्रतिबंध संतुष्ट नहीं करते हैं, अतः दी गई रेखीय समीकरण के 4 ही BFS प्राप्त होंगे। अब इसमें देखो एक से अधिक 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आधारी हल अन्य अपभ्रष्ट नहीं है। अब उद्देश्य फलन में अपने इसको मान रखेंगे, तो मान रखने पर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में किसी एक पर होता है। अब fx1 पर निकाला तो x1 का मान अपने पास है 1 2 0 0, x2 का मान है 22 बटा 9 0 0 1 बटा 9, फिर x3 का मान है 0 45 बटा 4 और 3 बटा 45 बटा 16 और 7 बटा 16 और x4 का मान है 0 0 44 बटा 17 और 45 बटा 17। अब चारों में मान रखा है किसमें fx1 में, तो जैसे मान रखेंगे तो पहले का मान आ रहा है आपका
8 आ रहा है, फिर आ रहा है 93/3 9 163/16 और 491/17। अतः f(x) का अधिकतम मान x4 पर प्राप्त होता है। अतः इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया आपका x1 = 0, x2 = 0, x3 = 44/17, x4 = 45/17 और अधिकतम इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 491/17। तो आपको इस जो ये एक्सरसाइज की है इसमें अपने पास क्या बताना है कि अगर आपको कह दे कि आधारी हल विद्यमान नहीं है या अनअभ्रष्ट है या इसका अपने को हल निकालना, तो इन सब एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं अनसोल्व में भी इसी प्रकार के एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करोगे तो आपकी इसी एक्सरसाइज के सवाल हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वाला चैप्टर है ये बेसिक है। बेसिक का मतलब आगे अपने इसमें सिंप्लेक्स मेथड और यूज करेंगे तो उसमें यही वापस m और n का निकालना, फिर इसका आधारी हल निकालना और ये b इनवर्स b कैसे निकालते हैं, x b = b इनवर्स b कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्योंकि अभी तो स्मॉल क्वेश्चन टाइप में अपने को सॉल्यूशन बता रहे हैं, फिर आपको इसको सिंप्लेक्स मेथड में करेंगे तो एक ही क्वेश्चन के 3 टेबल या 4 टेबल बनेंगी। तो उसमें इस आगे प्रैक्टिस अभी से की हुई होगी तो आगे आपके इसके पार्ट को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं और आगे भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इससे पहले वाला पार्ट जो है आपको पीडीएफ में भेजा था उसमें थ्योरम्स थी उसको मैं चाहे समझाया है तो भी उसी हिसाब से, और उसमें आपको कुछ डेफिनेशन दे रखी है वो उनको ध्यान रखना है जो पेपर में पूछी। थैंक यू।